हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी हो गया, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया और अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, उनके प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम गैदर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके की चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर से पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे और ये भी साथ ही साथ देखेंगे कि न्यूज़पेपर एक्चुअल में पढ़ना कैसे चाहिए। तो आज है 12 अक्टूबर, थर्सडे, द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के न्यूज़पेपर में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आती है जो कि दिल्ली माइग्रेंट्स और रिमोट वोटिंग के ऊपर होती है। दूसरी आती है न्यूज़ जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आईटी एक्ट में अमेंडमेंट करके फैक्ट चेकिंग यूनिट इस्टेब्लिश करी थी, उससे रिलेटेड कंसर्न्स, और क्योंकि अभी रिसेंटली एनिवर्सरी थी ऑपरेशन पोलो की, तो हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ आइटम चल रहा है न्यूज़ क्लिक के ऊपर कि एफसीआरए का केस उसके अगेंस्ट लगाया गया है, यूएपीए का केस लगाया गया है। तो हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। उसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पेंडेंसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, एक न्यूज़ आया है, हम वो देखेंगे। उसके बाद एडिटोरियल्स में आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अराउंड रिफॉर्म्स के अराउंड एक न्यूज़ आइटम आया है, वो देखेंगे। एक और एडिटोरियल आया है जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर है, बताया है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक कॉलम आया है जीएसटी एक्ट के ऊपर, और आखिरी में हम लोग देखेंगे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एंड वो आप लोग भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं आज के दिन में। तो सबसे पहले, डू दिल्ली माइग्रेंट्स अप्रूव द आइडिया ऑफ रिमोट वोटिंग। तो देखिए, ये आर्टिकल है आपका इलेक्शन के बारे में, आपका वोटिंग के बारे में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, और आपका जो माइग्रेशन है उसके बारे में। तो ये रेलेवेंट कहाँ कहाँ पर होता है? ये आपका रेलेवेंट आपका पहली बात तो GS1 के सोसाइटी में होता है। सोसाइटी में भी क्या, सोसाइटी में जो आपके माइग्रेशंस होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका GS2 में इम्पॉर्टेंट है मेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोटिंग की बात हो रही है। तो ये इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बात है क्या असल में। यहाँ पे आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं अपने होम टाउन से, जहाँ पे इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होता है, वहाँ से हट के कहीं और सेटल हो जाते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे क्योंकि वो कहीं और होते हैं, वापस आके वोट नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाता है। इसका ये मतलब है कि वो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, वोटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वोट देने के लिए ही वापस आना होता है। तो इस प्रोसेस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, रिमोट वोटिंग के थ्रू एक कैसे सोल्यूशन निकाला जा सके, ये पूरा आर्टिकल उस चीज़ के बारे में है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो माइग्रेशन क्या होती है। तो जब भी हम माइग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है अगर मेंस का, तो अगर उसमें इंट्रो लिखना हो तो हम इंट्रो ये चीज़ लिख सकते हैं डिफाइन करते हुए कि द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन डिफाइंस अ माइग्रेंट एज एनी पर्सन हु इज मूविंग और हैज़ मूव्ड across an international border or within a state away from his or her habitual place of residence। तो माइग्रेशन का सिंपल मतलब है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, जब भी आप ऐसी कोई बॉडी लिखते हैं अपने आंसर्स में, तो इससे उसकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो माइग्रेशन को डिफाइन करिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मूल जगह से निकल के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है या फिर अपने स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करके कहीं और सेटल होता है, तो हम उस व्यक्ति को
माइग्रेंट कहते हैं। तो और एक डेटा और हम देख लेते हैं, 2011 सेंसस ये बताता है कि इंडिया में जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं बोथ इंटर स्टेट एंड विद इन स्टेट इन इंडिया स्टूड एट 45.36 करोड़, मेकिंग 37% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। कहना ये चाह रहा है कि 2011 तक इंडिया में इंटरनल माइग्रेंट्स, दो तरीके के इंटरनल माइग्रेंट्स होते हैं, जो अपना स्टेट छोड़ के जाते हैं या फिर जो स्टेट में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में माइग्रेट करते हैं, उनकी संख्या 37% है, तो बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपके किसी कंट्री में 100 लोग हैं जो कि इलेक्टोरल रोल में एनलिस्टेड हैं, जो कि वोट कर सकते हैं, और जब वोट आता है, वोटिंग का टाइम आता है, तो 37 लोग इससे माइनस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वापस अपनी जगह पे आके वोट नहीं दे पाते हैं अक्सर। तो सिर्फ जो बचे लोग होते हैं सिर्फ वही वोट दे पाते हैं, पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये मेन एक इशू होता है माइग्रेशंस को लेकर। अब हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं जो माइग्रेशन होती हैं उनके रीजंस क्या होते हैं। तो रीजंस में सबसे पहले आता है आपका पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब जो किसी व्यक्ति को एक जगह से बाहर निकालने का काम करते हैं फैक्टर। कंपेल अ पर्सन टू लीव अ प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसको हम आउट माइग्रेशन भी कहते हैं। तो क्या क्या होते हैं, जैसे इकोनॉमिक रीजंस होते हैं कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे वेजेस कम मिलती हैं। सोशल रीजंस होते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा से नहीं डेवलप हुआ है, तो ये चीज़ें होती हैं। और लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस, कि भाई वहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं उपलब्ध है, वहाँ पे बिजली नहीं आती है, तो वहाँ से लोग निकलने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ आते हैं पुल फैक्टर्स जो खींचते हैं दो लोगों को दूसरे जगहों से अपनी तरफ। जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, वो गांव से लोगों को खींच के अपनी तरफ ले आते हैं। तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो खींचते हैं, उनको कहते हैं पुल फैक्टर्स। क्या क्या हो सकते हैं ये, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई, बेसिक और हाई लेवल फैसिलिटीज़ हो गई, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, वहाँ पे अस्पताल अच्छे हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ अफोर्डेबल है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको जॉब ज़्यादा आसानी से मिल सकती है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहाँ पे खर्चे कम होते हैं उस जगह पे। तो ये फैक्टर होते हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया माइग्रेशन के बारे में। अब हम देख लेते हैं रिमोट वोटिंग क्या होती है। Remote voting refers to all means which allow electors to vote from locations other than the polling station assigned to the location where they are registered to vote। तो इतने का कहने का मतलब ये है, रिमोट वोटिंग वो चीज़ होती है जो अगर पोलिंग स्टेशन पे उन्हें ट्रेडिशनली आके वोट देना पड़ता है तो वहाँ ना होके कहीं और से भी वो वोट दे सकें। ये चीज़ होती है रिमोट वोटिंग। इट कैन आइदर बी अब्रॉड और विद इन द कंट्री, ये देश के बाहर से भी लोग कर सकते हैं और अलग अलग स्टेट में हो के भी लोग कर सकते हैं। इट कंसिस्ट बोथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म। तो ये आप कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर कुछ भी डिजिटल मीडियम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब पोस्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। देयर हैव बीन डिमांड फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज दैट ECI should ensure that migrant workers and NRIs मतलब non-resident Indians who miss out on voting should be allowed for their constituency from the city they are working in. Many such voters aren't able to visit their home constituency to vote because multitude of reasons including professional commitment, cost of traveling। तो जैसे migrant workers हो गए, प्रवासी मजदूर हो गए जो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस जाते हैं, तो वो वापस आके वोट नहीं दे पाते। इसी तरह NRIs जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वो देश के बाहर होते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम काफ़ी सारे जॉब की वजह से, आने जाने के फ्लाइट के खर्चे की वजह से वो सिर्फ वोटिंग देने वापस नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो देना चाहते हैं। तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के रिफॉर्म्स के लिए। तो मांग की जा रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप इस तरीके के रिफॉर्म्स लाइए कि वो लोग भी वोट कर सकें। तो ये चीज़ है रिमोट वोटिंग। अब देखते हैं कि रिमोट वोटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोटर्स हो गया। माइग्रेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेजर रीज़न बिहाइंड एज दे आर अनएबल टू विजिट। तो बेनिफिट्स ये होता है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कम हो जाता है, लोग
और ज़्यादा वोट करने के लिए आते हैं, और इससे क्या होता है, वोटर टर्नआउट ज़्यादा बढ़ता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ज़्यादा वोट आ रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 100 रजिस्टर्ड वोटर हैं, मान लीजिए अगर माइग्रेंट्स को हटा दें तो सिर्फ 50 लोग वोट वहाँ पे डालने आते हैं। लेकिन अगर रिमोट वोटिंग होती है तो जो बाहर रहते हैं, मान लीजिए वो 50 से बढ़कर 80 हो जाता है, तो 100 में से 80 लोग अगर वोट दें तो वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है। और उसके बाद प्रमोट इंक्लूजन, रिमोट वोटिंग सोल्यूशंस कैन हेल्प फैसिलिटेट वोटिंग फॉर वोटर्स हु आर अनएबल टू ट्रैवल फार बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक ओल्ड एज और डिसेबिलिटी। इंक्लूजन मतलब जो वल्नरेबल सेक्टर के लोग हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन के लोग हैं, जैसे ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो लोग आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते पोलिंग बूथ तक, या फिर डिसेबल्ड लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं वो नहीं वोट कर सकते, इससे उनको भी आसानी हो सकती है, वो भी आके वोट कर सकते हैं। और इसके अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ के चैलेंजेस लिखें या कोई भी बेनिफिट्स लिखें, चैलेंजेस लिखें, तो कोशिश करिए जैसे यहाँ पे है लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल, पहले कैटेगराइज कर लीजिए लीगल चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, उसके बाद आप उसमें इंडिविजुअल चैलेंजेस रखिए। तो सबसे पहले लीगल चैलेंज में देखते हैं, अमेंडमेंट विल बी नीडेड। तो इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी सारे कानूनों में बदलाव लाने पड़ेंगे। कौन से कानून में बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया 1950 एंड 1951, ये दोनों जो कानून हैं ये आपके वोटिंग प्रोसेस को गवर्न करते हैं। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ तो काफ़ी सारे कानून हैं जिसमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये एक आसान चीज़ नहीं है इतने सारे कानूनों में एक साथ बदलाव करना। और उसके बाद द माइग्रेंट वोटर विल नीड टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड पर्पस ऑफ एब्सेंस। दूसरी चीज़ ये है कि माइग्रेंट कौन होता है, इसको पहले निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए मैं माइग्रेंट हूँ, तो मैं एक दिन के लिए जाके वापस आ रहा हूँ, या एक साल के लिए जाके वापस आ रहा हूँ, या 10 साल के लिए कहीं जाके सेटल हो जा रहा हूँ, तो असल में इन सब में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे माइग्रेशन के, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और पर्पस क्या होगा माइग्रेशन का, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये अभी डिफाइंड नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ माइग्रेंट डेटाबेस। कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म करने के लिए पहले डेटा होना चाहिए कि भाई कहाँ पे माइग्रेंट्स जा रहे हैं, कितने माइग्रेंट्स जा रहे हैं, कितनी देर के लिए माइग्रेंट्स जा रहे हैं, उनका एज ग्रुप कितना है, कितने लोग वापस आएंगे, या फिर कितने लोग इस रिफॉर्म को अडॉप्ट करेंगे। ये सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि जनरली आसान नहीं होता। इंश्योरिंग सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, हम जानते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होता है, ईवीएम के थ्रू वोट होता है, जिससे किसी की पहचान पब्लिक नहीं होती, ओपन नहीं होती। हर कोई इस बात को लेकर सिक्योर्ड होता है कि हाँ, हम जो वोट कर रहे हैं इसके बारे में और किसी को नहीं पता चलेगा। तो इससे क्या होता है, हर कोई इंडिपेंडेंटली अपनी फ्री विल के हिसाब से बिना किसी जोर और दबाव के वोट कर सकता है। तो रिमोट वोटिंग में ये चीज़ को इंश्योर करना है, ये थोड़ा एक चैलेंज बन जाता है। प्रिवेंटिंग इम्पर्सनेशन, जैसे पोलिंग बूथ में हर कोई अपना वोटर आईडी लेके जाता है, उससे वेरिफिकेशन होता है कि जो पर्सन आ रहा है और जो आईडी में पर्सन है वो दोनों एक हैं। तो ये चीज़ इंश्योर करना, ये रिमोट वोटिंग में एक चैलेंज होता है। डिसाइडिंग नंबर एंड लोकेशंस ऑफ रिमोट पोलिंग बूथ हो गया, ये हो गया। इम्प्लीमेंटिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन लोकेशंस आउटसाइड द पोल बाउंड स्टेट, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। हम सब जानते हैं आचार संहिता लागू होती है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो क्या होगा जब हम बाहर के देशों में रिमोट वोटिंग की सुविधा लगाएं, तो क्या वहाँ भी हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द रिमोट वोटिंग फैसिलिटी अमंग द पुअर एंड इलिटरेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं, इलिटरेट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वोटिंग का प्रोसेस क्या कैसे, रिमोट वोटिंग का प्रोसेस कैसे है, क्या है, ये कैसे होता है। जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो करने भी नहीं आएंगे। तो एक टाइप से अवेयरनेस के बिना ये पूरा प्रोसेस एक टाइप से फेलियर बन जाएगा। तो अवेयरनेस एक चैलेंज बन जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होता है कि भाई फैमिलियराइजिंग वोटर्स विद मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरवीएम। तो कि अगर हम रिमोट वोटिंग का प्रोसेस पूरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाएं तो वो कैसे होगा। काउंटिंग द वोट कास्ट एट द रिमोट बूथ एंड ट्रांसमिटिंग रिजल्ट्स
टू रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो ये एक टाइप से काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि आप एग्ज़ाम में अगर वोटिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और रिमोट वोटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें डेफिनेटली ये सारे आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन एक आर्टिकल आता है कंसर्न्स अबाउट गवर्नमेंट्स फैक्ट चेकिंग यूनिट। तो ये क्या है? तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अभी रिसेंटली एक आईटी अमेंडमेंट 2020 आईटी एक्ट अमेंडमेंट आया है जिसमें जनरली देखा गया है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फेक न्यूज़ का, फॉल्स न्यूज़ का, आपका मिस इन्फॉर्मेशन का चल रहा है ट्रेंड, जिससे कुछ लोग जो होते हैं वो इसको फैलाते हैं और जो पब्लिक का ओपिनियन होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो उससे काफ़ी सारे इश्यूज़ होने लगते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग होने लगी है, ठीक है, इंटॉलरेंस बढ़ने लगी है सोसाइटी में। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार क्या लाई, इस एक्ट के थ्रू एक फैक्ट चेकिंग यूनिट मतलब जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे जा रही है सरकार के से संबंधित, उसको चेक करेगी कि क्या ये क्रेडिबल है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है। अगर ये फेक न्यूज़ है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो अगर मैं अब दिखाऊं तो ये पूरा आर्टिकल है और जो आपका रेड में हाईलाइट है ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पूरे आर्टिकल में से आपको उठाने चाहिए। तो जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 29 को अपना एक अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया। क्या जो अभी हम बात कर रहे थे आईटी अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसी से रिलेटेड तो हम इसके बारे में देखते हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही देखते हैं कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है अभी रिसेंटली एक आईटी रूल्स को अमेंडमेंट किया, 2021 के आईटी रूल्स को अमेंड किया, ठीक है। और उससे जो अमेंडमेंट किया, जो फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई, उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन डाला गया। और ये कह के रिट पिटीशन डाला गया, ये कह के इस फैक्ट चेकिंग यूनिट का विरोध किया गया कि इससे सरकार जो है सेंसरशिप करेगी ऑनलाइन, और सरकार को इससे पावर मिल जाएगी कि सरकार ही प्रोसिक्यूटर बन जाएगी, सरकार ही जज बन जाएगी और सरकार भी एग्जीक्यूशनर बन जाएगी। तो और इससे क्या होगा कि जो ट्रूथ है, जो डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ है, वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगी। तो ये इस बेसिस पे चैलेंज किया गया और इसके विरोध में, इसको डिफेंड करते हुए गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि ये सिर्फ एक लोगों को नोटिफाई करने के लिए है, लोगों को अवेयर करने के लिए है कि कहीं ना कहीं वो लोग फेक न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, फॉल्स न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, मिसलीडिंग न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। और जो इंटरमीडियरीज़ हैं, जैसे आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो मिडिल मैन है, जो जिनके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि आप इस चीज़ को हटा दें। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रिटिसिजम्स भी आए हैं। उससे रिलेटेड क्रिटिसिजम्स उससे रिलेटेड तो जो अभी रिसेंटली 2023 में अमेंडमेंट हुआ है, तो असल में अमेंडमेंट क्या है, तो सरकार ने जो इंटरमीडियरीज़ हैं, जैसा अभी बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि वो लोग ऐसा कोई फेक न्यूज़ वाला कंटेंट होस्ट ना करें। और अगर वो ऐसा कोई कंटेंट होस्ट कर रहे हैं और सरकार ये चीज़ देख रही है, जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है वो इसे देख रही है, तो वो इनको आगाह करेगी कि भाई देखिए आपके चैनल पे ये चीज़ गलत चीज़ चल रही है और आप इसको जल्दी से जल्दी हटा दीजिए। और अगर वो हटा देंगे तो उनका जो सेफ़ हार्बर है वो बना रहेगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेफ़ हार्बर क्या है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि कहीं ना कहीं आर्ग्यू करा जा रहा है कि ये अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, जो कि भेदभाव कर रहा है कि फ़ेक न्यूज़ सरकार की और फेक न्यूज़ बाकी सोर्सेज की
क्या होगी क्या नहीं होगी, ये चीज़ है। और दूसरी बात, कोर्ट आउटलाइन व्हाट इज़ मिसलीडिंग फॉर वन मे नॉट नेसेसरली बी मिसलीडिंग फॉर अदर। तो क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फेक न्यूज़ गवर्नमेंट के लिए होगी, ज़रूरी नहीं कि वो फेक न्यूज़ दूसरों के लिए भी होगी। और इससे ये भी एक एम्बिग्विटी आती है, ये भी एक क्रिटिसिज्म आता है कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, कि कोई अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहे तो उसको क्रिटिसाइज़ जो है उसको सप्रेस किया जा सकता है। और इससे एक और इशू आ जाता है, एक और एम्बिग्विटी आ जाती है कि अलग अलग जो एडिटोरियल्स आते हैं वो ऐसे क्रिटिसिजम्स निकालते हैं जो कि ऑफिशियल जो डेटा होता है, जो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के, उनके अलावा जो खुद इंफॉर्मेशन जेन्युइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो भी उसको भी फेक न्यूज़ या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के नाम पे देखा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करी गई है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो आईटी रूल्स आए हैं उनके बारे में। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जो फेक न्यूज़ होती है, आपकी पेड न्यूज़ होती है, इन सब चीज़, ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो आईटी रूल्स में अभी आई हैं। ऑब्लिगेटरी फॉर इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका प्लेटफॉर्म एक्स जो हो गया, जो पहले ट्विटर था, और जैसे आपका जैसे यूट्यूब हो गया, इन सब के लिए सरकार ने बोला कि आप लोगों को अब कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, परमानेंट नियम फॉलो करना पड़ेंगे कि नो प्लेटफॉर्म कैन अलाउ हार्मफुल अनअप्रूव्ड ऑनलाइन गेम्स एंड द प्लेटफॉर्म। तो जो आजकल काफ़ी वायलेंट और अग्रेसिव गेम्स होते हैं, ठीक है, और जैसे गैम्बलिंग के गेम्स होते हैं जिनको सरकार अप्रूव नहीं करती है, आप उनको होस्ट नहीं कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आप नहीं दे सकते। और उसके बाद दे शुड नॉट शेयर फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट, false information about the Indian government as confirmed by fact checking unit। इन प्लेटफॉर्म्स में कहीं भी गवर्नमेंट के से रिलेटेड कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप नहीं दिखा सकते हैं। अगर फैक्ट चेकिंग यूनिट ने देखा कि आप सरकार से रिलेटेड कोई मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो आपको तुरंत टेक डाउन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन इंटरमीडियरी क्या है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लाइक एयरटेल, जियो, वोडाफोन, reasonable efforts not to host content related to the central government that is identified and fake or misleading by a fact checking unit। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा रूल क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग ऑनलाइन गेम्स विल हैव टू रजिस्टर विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी दैट विल डिटरमाइन वेदर और नॉट द गेम इज परमिसिबल। दूसरी चीज़ है, द प्लेटफॉर्म शुड इंश्योर दैट द ऑनलाइन गेम्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी गैम्बलिंग और बेटिंग एलिमेंट्स। दे शुड ऑल्सो कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड, सेफ्टी प्रिकॉशन एज सच एज पेरेंटल कंट्रोल्स। तो जो ऑनलाइन गेम्स हैं आजकल हम देख रहे हैं, बेटिंग के गेम्स हैं, वो चीज़ें उसको डिस्करेज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और जो गैम्बलिंग है, बेटिंग है, अगर वो चीज़ें उन प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं तो उसको कर्व करना पड़ेगा। लूजिंग सेफ हार्बर, इफ़ एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मार्क्ड बाय फेक बाय अपकमिंग फैक्ट चेकिंग यूनिट, इंटरमीडियरीज विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इट डाउन। फेलिंग विच दे वुड लूज देयर सेफ हार्बर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लिटिगेशन अगेंस्ट थर्ड पार्टी कंटेंट। तो सेफ हार्बर क्या है? सेफ हार्बर को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर सरकार ने बताया, अब मान लीजिए ये वाला जो रूल है, ठीक है, तो अगर इस रूल को फॉलो कर रही है कोई, फेसबुक अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है, वो जितने भी डायरेक्टिव्स हैं और ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी एक इस्टेब्लिश कर दी है, रेगुलरली ऑडिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को कि कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है, रेगुलरली हटा रहा है इन्फॉर्मेशन को जो कि फेक है, अगर प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है, ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर रहा है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, और अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा नेगेटिव केस हो जाता है कि कोई बड़ी घटना हो गई कि फेक न्यूज़ से फेसबुक पे कुछ फेक न्यूज़ चल गई, बहुत वायरल हो गई, उसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो गई, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं फेसबुक जो है एक सेफ हार्बर में रहेगा। इल्ज़ाम जो है फेसबुक पे नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा था। तो फेसबुक को जो है एक सेफ हार्बर में रहेगा।
ये चीज़ होता है सेफ हार्बर। जब तक आप नियम फॉलो करेंगे आप पे कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने कहीं भी कोई नियम फॉलो नहीं किया, कोई डायरेक्टिव फॉलो नहीं किया, तो आप भी उस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये होता है आपका सेफ हार्बर। ये हो गया आपका ये वाला आर्टिकल। उसके बाद आता है आपका द इवेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन पोलो इन हैदराबाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये आपका टॉपिक जो है कहाँ पे आता है, ये आपका GS1 में आता है। आपका टॉपिक किस चीज़ में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आता है। और कहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में आता है। और स्पेशली कौन सा, हैदराबाद में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ऑपरेशन पोलो क्या था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 में, उनको स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें, या तो इंडिया के साथ रहें, और या तो पाकिस्तान के साथ रहें। तो जो स्टेट ऑफ हैदराबाद था दैट चोज टू रिमेन इंडिपेंडेंट, एंड उसको इंडिया में इंटीग्रेट करने की जो स्टोरी है वो चीज़ है ऑपरेशन पोलो। तो क्यों इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, तो वहाँ के निज़ाम का क्या स्टैंड था कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली शाह वॉज रिलक्टेंट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ही एक्सप्लॉइटेड द डाइवर्जन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज टुवर्ड्स द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, साइनिंग अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947, मेंटेनिंग अ स्टेटस को इन हैदराबाद। तो निज़ाम जो है इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे ताकि वो अपनी आगे की पॉलिसीज़ खुद निर्धारित कर सकें। और इसी के साथ अगर बैकग्राउंड में देखें, बैकग्राउंड में कुछ टेंशन्स इंक्रीज होने लगी। क्यों, जो हैदराबाद स्टेट था एक बहुत समृद्धशाली स्टेट था और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी, और वहाँ का जो राजा था वो एक मुस्लिम रूलर था। कौन, मीर उस्मान अली शाह। द स्टेट हैड नो कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान, येट निज़ाम सॉट एमिकेबल रिलेशंस विद पाकिस्तान। एक तो ऐसी सिचुएशन थी, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, और स्टेट की पाकिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर ना होने के बाद भी जो निज़ाम था वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाह रहा था, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फेवरेबल नहीं था, और ना ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल और प्रैक्टिकल भी था। तो और साथ ही में निज़ाम फोर्सेज स्पेशली द राजगार्ड्स एस्केलेटेड द टेंशंस विद देयर एक्शंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर रेड्स एंड ओवरचर्स टू पाकिस्तान। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो वहाँ के राजगार थे, Rajkar under the Sayyid Qasim Rizvi had effectively gained power in Hyderabad state, superseding that of Nizam himself. Favoring an independent state with Muslim supremacy in mind, Rajkar under his orders began eliminating all opposition, including the communist, Congress members, Telangana rebel and other Muslim moderates who disagreed with his extremist view। तो वहाँ पे एक और स्टेक होल्डर, एक और पार्टी थी राजकार, जो कि किसकी लीडरशिप में थी, सैयद कासिम रिजवी, और ये चाहते थे कि पावर खुद एक्वायर कर लें। तो इसको करने के लिए जितना भी ऑपोजिशन था उन सबको उन्होंने ऑप्रेस करना शुरू किया। ठीक है, एलिमिनेट करना शुरू किया। तो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड वहाँ पे ये लोग करने लगे। तो इस बैकग्राउंड में वहाँ पे वायलेंस बढ़ने लगा था। ठीक है, इंडिया फ्रैगमेंट इनकी वजह से हो रहा था। तो इसको कम करने के लिए वहाँ पे डायरेक्ट पुलिस एक्शन लिया गया। तो किन्होंने लिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल sought military means to solve the Hyderabad issue. Rajkars also unleashed wave of communal violence which forced most of the Hindu residents to flee to neighboring states। तो पुलिस एक्शन से जो इंटीग्रेशन किया गया था फिर हैदराबाद का, उस पूरे ऑपरेशन को, उस पूरे पुलिस एक्शन के ऑपरेशन को हम ऑपरेशन पोलो कहते हैं।
तो ये चीज़ हो गई। अब हम आर्टिकल पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर आजकल चल रहा है भाई। न्यूज़ क्लिक जो कि एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी है, उसके अगेंस्ट सीबीआई ने एफसीआरए केस रजिस्टर कर दिया है एंड अदर्स। तो देखिए, जैसे ये वाला जो आर्टिकल है कांस्टेंट डेवलपमेंट में रह रहे हैं अभी, रोज़ किसी ना किसी इससे रिलेटेड कोई ना कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है। तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कीवर्ड आता है सीबीआई एफसीआरए। तो सीबीआई जो है, अगर हम सीबीआई के बारे में देखें तो ये आपका जीएस 2 में आ जाता है। किस में? स्टैट्यूटरी बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में। और जो आपका एफसीआरए होता है, ये आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होती हैं, ये आपका कहीं ना कहीं आपका आ जाता है जीएस 2 के गवर्नेंस में के टॉपिक में। गवर्नेंस में भी जो आपका एनजीओज और नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जो टॉपिक है उसमें। और ये आपका आता है जीएस 3 में भी, आपके इंटरनल सिक्योरिटी में भी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे आता है, ये एफसीआरए का टॉपिक दोनों में हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो ये है क्या, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या है ये? द लॉ sought to regulate foreign donations to individual and associations so that they function in manner consistent with the values of a sovereign democratic republic। तो बाहर से जो पैसा, अगर मान लीजिए ये इंडिया है और बाहर से फॉरेन से मनी जो है इंडिया में जा रहा है, तो ये क्यों जा रहा है, इसका पर्पस क्या है और ये कैसे यूज़ हो रहा है, ये सब डिसाइड करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अगर बाहर से पैसा कहीं ना कहीं इंडिया में आ रहा है, इंडिया में यूज़ होने के लिए आ रहा है, तो हो सकता है उसका कहीं ना कहीं पीछे कोई सीक्रेट एजेंडा हो, या कहीं ना कहीं उसका कोई पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है कि वो ज़रूरी नहीं कि हर बार डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए आए। हो सकता है किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी को फंड करने के लिए भी बाहर से पैसा आए, कोई बॉडी हो वहाँ उसको फंड किया जा रहा हो, कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है ताकि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ बन जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कर्ब करने के लिए इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से रेगुलेट किया जाता है। किससे? इस एक्ट के माध्यम से। ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट आपका 1976 में इमरजेंसी के टाइम आया था, ताकि वहाँ उस टाइम पे ये इस बात का अक्सर बहुत डर था कि हो सकता है इमरजेंसी के टाइम पे बाहर से इंडिया में पैसा फंड किया जा रहा हो ताकि इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ या फिर इंटरनल इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एफसीआरए लाया गया था, ताकि सरकार का नियंत्रण रहे कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है, कौन उस पैसे को रिसीव कर रहा है और किस काम के लिए यूज़ कर रहा है। ये सब कुछ एफसीआरए निर्धारित करता है। तो एफसीआरए के बारे में हम और जानकारी देख लेते हैं। इसके अभी एफसीआरए से रिलेटेड जो है हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि अभी इसमें एफसीआरए का 2020 में अमेंडमेंट हुआ था। एफसीआरए का 2020 में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट के क्या क्या क्लॉजेस थे, एक बार हम वो चीज़ देख लेते हैं। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहला तो अमेंडमेंट में ये रूल आया था। दूसरा ये आया था ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। कोई भी बड़ा एनजीओ छोटे एनजीओ को फॉरेन फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर एनजीओ ए है,
ये फॉरेन फंड रिसीव कर रहा है तो ये एनजीओ बी को फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये इसलिए करा गया है ताकि अगर कहीं भी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला फंड आ रहा है तो वो और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना हो। अब तीसरा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो अभी तक ये था कि आप उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 50% ही अपने वर्क में यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी घट के सिर्फ 20% हो गया है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि अब आधार मैंडेटरी बन गया है। अगर किसी भी एनजीओ को फॉरेन फंड एक्सेप्ट करना है तो उसे आधार अपना प्रोड्यूस करना पड़ेगा सरकार के सामने, और उसके बाद जो लाइसेंस रिन्यूअल जब कराना पड़ता है कि अक्सर एक टाइम पीरियड दे रखा होता है, आप इतने से इतने पीरियड में आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, और ये जैसे पीरियड ख़त्म होगा आपको फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए एक लाइसेंस फिर से जारी करवाना पड़ेगा और फिर से अपना लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। और इस लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस और ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एनजीओ को फॉरेन फंड एक्सेप्ट करना है तो फिर उनका अकाउंट एसबीआई दिल्ली की ब्रांच में होना चाहिए। इसलिए है ताकि सरकार का कांस्टेंट निगरानी रहे कि कहाँ से कहाँ पे फॉरेन फंड आ जा रहा है। तो ये हो गया आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब उसके बाद इस आर्टिकल में आपका यूएपीए भी मेंशन है, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट आता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो ये एक्ट है क्या कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए है। तो अनलॉफुल एक्टिविटी होती क्या है, सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अनलॉफुल एक्टिविटी कोई वो होती है जो रिजल्ट्स इन सिसेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर कोई भी डिमांड कर रहा है कि इंडिया का ये लैंड इंडिया से अलग कर लिया जाए तो उसकी डिमांड एक अनलॉफुल एक्टिविटी के तौर पे होगी। कोई भी अगर इंडिया की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहा हो तो उसकी डिमांड, तो उसके क्वेश्चन करने के एक्ट भी अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है जो इंडिया की इंटेग्रिटी पे डिस्प्यूट्स खड़े कर रहा हो तो वो एक्टिविटी भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे टेररिज्म हो गई, आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, आपकी इंसर्जेंसी हो गई। ठीक है, तो ये मिलिटेंसी हो गई। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। अब इसमें आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आपका अपील कहाँ, इस अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के किसी के ऊपर लागू कर दिया जाता है तो वो अपील कहाँ कर सकता है। अपील करने के लिए इसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, और ये इसकी कवरेज क्या होती है, कवरेज में किन किन लोगों पे लागू होता है, ये दोनों इंडियंस और एलियंस पे लागू होता है। एलियंस मतलब नॉन इंडियंस। ठीक है, और ये कब होता है, कब होता है, जनरली देखा गया है ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। जनरली टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर कोई भी कमिट करे, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिसिपेट करे टेररिस्ट एक्टिविटी में, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई टेररिज्म का को प्रिपेयर कर रहा है या फिर प्रमोट कर रहा है या फिर किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड है तो उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट उनका लगता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और अभी रिसेंटली अगर डेटा की बात करें, इसके अराउंड डेटा की बात करें तो देयर इज 72% इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड इन 2019। ये डेटा किसने जारी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो अगर आपको इंटरनल सिक्योर, अगर
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड किसी भी मेंस के क्वेश्चन में इंट्रो लिखना है तो आप इस डेटा को इंट्रो में कोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब बात आती है, अब इस आर्टिकल में हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात आती है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक बार हम बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अबाउट क्या है ये, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1956 एज इन्फोर्समेंट यूनिट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स से के रेलेवेंट में इंपॉर्टेंट है। और 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रीनेम कर दिया गया था। ये बना कब था, 1956 में। और इसका कंट्रोल किसके अंडर में होता है, इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशनल पर्पज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से लॉज इसके अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। ये आपका प्री से के संबंध में इम्पॉर्टेंट है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन कौन से लॉज के अंडर एक्शन ले सकता है। एक तो एफेमा है और पीएमएलए है। हिज पावर टू अटैच एसेट्स ऑफ कल्परेट्स, ये इसकी एक पावर होती है कि जितने भी उसकी संपत्ति है उसको अटैच कर सकता है, उसको सीज कर सकता है अगर वो इन दोनों में से किसी को वायलेट करना है। एम्पावर टू अंडरटेक सर्च, सीजर, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एक्शन एंड सर्वे अगेंस्ट ऑफेंसेस कमिटेड अंडर पीएमएलए। तो ये पावर्स होती हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ये चीज़। तो ये हो गया आपका इस आर्टिकल से रिलेटेड जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो टर्मिनोलॉजी जो है आपको आनी चाहिए, ये हो गई। अब अगली आपकी रिपोर्ट आती है जो कि कहती है, न्यूज़ आइटम है कि 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद इंफॉर्मेशन कमीशन अक्रॉस इंडिया फाइंड्स रिपोर्ट। तो कहना चाह रहा है कि भाई जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, अलग अलग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, उन सब को मिला के 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग है भाई। कि हम जानते हैं कोई भी आरटीआई के पोर्टल से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिक्वेस्ट करता है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस इंफॉर्मेशन से तो वो फर्दर अपील कर सकता है। सेटिस्फाई क्यों नहीं होगा इंफॉर्मेशन की, पहली बात इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, ठीक है, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इंफॉर्मेशन हो सकता है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हो, तो और हायर में लेवल पे अपील करता है कि भाई मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे नहीं मिली है, आप उसका समाधान करिए। तो ये जो अपील है 3.21 लाख लोगों की अपील्स अभी पेंडिंग हैं। तो ये इस चीज़ के ये इशू ये आर्टिकल एड्रेस कर रहा है। द रिपोर्ट कार्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया इन 2022 एंड 23। ठीक है, इसमें जो रेड में आपका हाईलाइटेड है वो आपका रेलेवेंट पोर्शन है इस आर्टिकल का, तो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर पढ़ें। तो इसमें क्या क्या और बताया है, 4 इंफॉर्मेशन कमीशन झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा आर डिफंक्ट एज नो न्यू इन्फॉर्मेशन कमीशन वर अपॉइंटेड। तो क्या क्या रीजंस हैं कि भाई इतना ज़्यादा पेंडिंग है, तो सबसे पहला दे आर डिफंक्ट। कौन कौन से, झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे अपॉइंट ही नहीं किया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भाई। तो जब अपॉइंट ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन की अपील जो है वो उसको सुनेगा कौन। 6 इंफॉर्मेशन कमीशन आर करेंटली हेडलेस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार एंड पंजाब, और यहाँ के जो हेड्स हैं उन्हीं को अपॉइंट नहीं किया गया है, ये एक इशू है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पूरा रिपोर्ट है, ये जो पूरा डेटा है, ये किसके थ्रू आया है, सतर्क नागरिक संगठन, सिटीजन्स ग्रुप वर्किंग टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छे एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं गवर्नेंस में कैसे हेल्प करते हैं, ये चीज़ में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ये बताया गया है कि जो लेवल चल रहा है पेंडेंसी का, अगर उस हिसाब से देखें तो कितना समय लगेगा हमको अपनी अपील को रिजॉल्व करने में, उस हिसाब से अगर वेस्ट बंगाल का देखें तो अगर आपकी कोई अपील वेस्ट बंगाल के इंफॉर्मेशन कमीशन में पेंडिंग है
तो उसको रिजॉल्व होने में लगेंगे 24 साल और 1 महीना, इतना लंबा समय आज के पेंडेंसी के हिसाब से। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लगभग 4 साल लगेंगे रिजॉल्व होने में। असेसमेंट शोज दैट 10 इंफॉर्मेशन कमीशन विल टेक 1 होल ईयर। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं अभी इंफॉर्मेशन कमीशन में कि पेंडेंसी वाला केस बहुत हाई है। तो अब हम एक बात देख लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? सेंट्रल 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, आरटीआई एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये आपका अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, आपको 4 बॉडीज़ दे देंगे और क्वेश्चन होगा इसमें से आप बताइए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मेंबर्स क्या हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, एक चीज़ CIC होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एक्सटेंड ओवर टू ऑल ऑफ द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ होता है। टेन्योर का कौन डिसाइड करता है? होल्ड ऑफिस टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट until they attain एज ऑफ द 65, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये भी प्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री का फेवरेट है, पूछता है कौन रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। और उसके बाद पावर फंक्शन क्या होता है? रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर RTI 2005। कोई भी व्यक्ति अगर इस आर्टिकल के अंडर इंफॉर्मेशन मांगता है तो फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपल्सरी होगा उसके लिए। इट कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। ठीक है, सुओ मोटो पावर भी है। वाइल इंक्वायरिंग हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग रिक्वायरिंग। तो ये चीज़ आपकी प्रीलिम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखें तो ये इसको इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। 1 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इसमें, और इसमें भी एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ये पूरा का पूरा पेज जो है आपका प्रीलिम्स बोथ UPSC एंड स्टेट PSC के टर्म्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब हम आते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे, देखते हैं क्या क्या एडिटोरियल आए हैं और उसमें से क्या क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला एडिटोरियल आता है हम शशि थरूर जी का। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इन्होंने UNSC के रिफॉर्म के बारे में बात करी है। तो ठीक है, UNSC के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस का 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से UNSC जो है उनमें से एक होता है। और इसका काम क्या होता है? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1946 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये न्यूयॉर्क सिटी में है। तो ये वाली चीज़ें आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसकी मेंबरशिप देख लेते हैं। 15 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 5 मेंबर जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं। 5 मेंबर जो होते हैं कौन कौन से हैं? चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है कि मान लीजिए कोई डिसीजन लेना हो कि भाई जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, इस बात पे यहाँ पे चर्चा हो रही है और सभी लोग सहमत हैं सिवाय रशिया के। रशिया इससे असहमत है, तो क्योंकि रशिया असहमत है तो रशिया के पास पावर है कि वो सबके इस पूरे डिसीजन को ओवरटर्न कर सकता है सिर्फ अपने एक ना से। तो मोर देन 50 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैव नेवर बीन द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है न्यूज़पेपर में पढ़ने वाली। तो जो टर्की के प्रेसिडेंट है
उन्होंने बोला है कि द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सीज टू बी द गारंटर ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ ओनली 5 कंट्रीज। तो क्रिटिसाइज किया है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी ही पॉलिटिक्स को खेलने के लिए पूरा यूएनएससी बनाए रखे हैं, ठीक है। और आज के समय में जो इसका यूज़ था इस पूरी बॉडी का कि वर्ल्ड सिक्योरिटी बनाए रखे हैं, तो वो आजकल नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में। अब रिफॉर्म क्यों किया जाए इस बारे में इस पैराग्राफ में बात करी जा रही है कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था, वो 1945 में बना हुआ था। 1945 में कुछ जियोपॉलिटिकल रियलिटी ये थी कि ये 5 कंट्रीज़ जो थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के जो विनर्स थे ये उनके इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये वो मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो विक्टोरियस थे, ठीक है। तो एक टाइप से उस टाइम पे ये लोग पावरफुल थे, लेकिन आज के समय में ऐसी सिचुएशन नहीं है। When United Nations were founded in 1945 consisted of 11 members out of total UN membership of 51 countries। तो यूनाइटेड नेशन में 51 कंट्रीज थी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तब 11 मेंबर थे। तो देखा जाए 22% जो मेंबर्स थे वो सिक्योरिटी काउंसिल में थे। आज के समय में क्या है, यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं और लेकिन सिर्फ 15 मेंबर्स ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं। तो मतलब 8% से भी ज़्यादा। तो मतलब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो घटती जा रही है। पावर जो है वो कुछ ही देशों के हाथ में अब बढ़ती जा रही है। ये एक इशू बताया है। कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो गिव्स अनड्यू वेटेज टू द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ दोज डेज। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो ये दिखाता है कि आज भी जो 50-70 साल पहले जो जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस था वो उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आज के समय में यूरोप जो है दुनिया की पॉपुलेशन को सिर्फ 5% रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 33% सीट्स कंट्रोल करता है ये आपके सिक्योरिटी काउंसिल में। और उसके हिसाब से देखा जाए whose consideration of equity, the situation is unjust. For starters, whose financial contribution to the United Nations outweigh those of 4 of the 5 permanent members. तो यूरोप जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके मुकाबले बाकी कंट्रीज ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा कंट्री जैसे इंडिया हो गया जो आज के समय में द मोस्ट पॉपुलस कंट्री दुनिया में है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ इमर्जिंग इकोनॉमी है और यूनाइटेड नेशंस के पूरे एजेंडा में, पूरे नैरेटिव में इंडिया हमेशा सपोर्ट करा है, उसका आज तक कोई रिटर्न नहीं मिला है। तो उसके अलावा यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में, रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में इश्यूज़ क्या आते हैं कि भाई जो अमेंडिंग का प्रोसीजर है, यूएन चार्टर जो है जो सारे रूल्स बताता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको अमेंड करना एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि उसको अगर अमेंड करना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी पूरे मेंबरशिप की। मतलब 193 में से 129 कंट्रीज़ को उसे अप्रूव करना पड़ेगा और रेटिफिकेशन करना पड़ेगा बाय 2/3 ऑफ द स्टेट्स। ये इशू है एक। ये आ गया आपका हो गया पहला इशू कि ये रिफॉर्म होने में क्या इश्यूज़ आते हैं। दूसरा इशू ये है कि भाई जैसे इंडिया चाह रहा है, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बने। तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं, जैसे चाइना है, चाइना चाहता है कि पूरे एशिया में वो अकेला परमानेंट मेंबर बना रहे, तो इंडिया के मेंबरशिप का वो अक्सर विरोध करता है। पाकिस्तान इस चीज़ का विरोध करता है। उसके अलावा इंडोनेशिया भी इस चीज़ का विरोध करता है। इसी तरीके से बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका हो गया आपका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, उसमें भी जैसे ब्राज़ील जो है वो चाह रहा है कि परमानेंट मेंबर बने, लेकिन उसको अर्जेंटीना और मेक्सिको अपोज कर रहा है। ऐसे ही अफ्रीका लगभग 54 देशों का एक समूह है, लेकिन उसमें से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। जबकि एक बड़ा उसमें देश है नाइजीरिया, जो कि वहाँ की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है वो जो अफ्रीका की सबसे पुरानी इकोनॉमी है, और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है इजिप्ट, इनका भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका यूएनएससी में।
तो अब यहाँ पे बात आती है कि घूम फिर के इतने समय से लगभग 30 साल से रिफॉर्म की बातें चली आ रही हैं, लेकिन आज भी हम घूम फिर के उसी डेडलॉक में आ रहे हैं जिसमें हम पहले थे। क्यों? हम देख रहे हैं आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे जो रशिया यूक्रेन वॉर है, तो देखा जाए तो जो परमानेंट मेंबर है रशिया, वही एक टाइप से वॉर इनिशिएट कर रहा है और हमेशा वॉर को बंद करने के लिए वही एक वीटो जारी कर दे रहा है। ये चीज़ है, व्हेन अ परमानेंट मेंबर इन्वेडेड अ सॉवरन यूएन इन मेंबर स्टेट, परमानेंट मेंबर है वो खुद ही दूसरे यूएन स्टेट को कॉन्कर कर रहा है। और रशिया जो है अक्सर वीटो कर देता है अगर यूक्रेन हो गया, माली हो गया, सीरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन शुरू होता है। तो एक टाइप से ऑब्स्ट्रक्शनिज्म हो रहा है यहाँ पे। ऑब्स्ट्रक्शनिज्म मतलब विरोध किया जा रहा है अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ही जो है आपका यूनाइटेड नेशंस हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज भी ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, अब वीटो यूज़ करती हैं ताकि वो अपना जो पक्ष है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो सेफ गार्ड रहें। ये चीज़ ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है। तो यूएन रिफॉर्म्स के बारे में हम थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपके GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि डिमांड ऑफ रिफॉर्म है, रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन किन 5 बिंदुओं पे रिफॉर्म मांगा जा रहा है कि भाई मेंबरशिप की कैटेगरीज को रिफॉर्म किया जाए। अभी सिर्फ आपका परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट की कैटेगरीज होती हैं, इनको और एक्सपेंड किया जाए। क्वेश्चन ऑफ द वीटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट स्टेट, बोला जा रहा है कि भाई वीटो की वजह से हम सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, इसको रिफॉर्म किया जाए। रीजनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रिफॉर्म किया जाए कि भाई जैसे अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया जाए, साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट किया जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए। इन साइज ऑफ एन इनलार्ज्ड काउंसिल एंड वर्किंग मेथड पे इशू किया जा रहा है। काउंसिल में आप और लोगों को बढ़ाइए, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली रिलेशनशिप, जो UNSC है और जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को और हारमोनियस बनाया जाए। तो आज के समय में हमें रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? क्योंकि पहली बात तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। 77 ईयर्स हो चुके हैं जब यूनाइटेड नेशंस बना था। तब का जियोपॉलिटिक्स, आज का जियोपॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। पहले क्या होता था, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता था, बाईपोलर या फिर बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता था। आज के समय में क्या है, मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, मोर इक्विटेबल इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है इंक्लूसिविटी, जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ न्यू थ्रेट्स, आज के समय में नए चैलेंजेस आ गए हैं। नए चैलेंजेस क्या हो गए हैं, जैसे प्रोटेक्शनिज्म हो गया आपका, क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, मल्टीलेटरल सिस्टम हो गया, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका IMF हो गया। इनमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये और नए नए चैलेंजेस हो गए। तो अब चैलेंजेस क्या हैं इसके रिफॉर्म में? अब रिफॉर्म में चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, की जो पावर अभी समेटे पड़े हैं जो 5 कंट्रीज़, वो चाहेंगे नहीं कि हमारी पावर्स डाइल्यूट हो या फिर हम और लोगों के साथ शेयर करें, तो पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होगी। जनरल वो एग्री करते हैं कि हाँ ये होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या वो करेंगे, इस बात पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट रिक्वायरमेंट फॉर चेंज, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई रिफॉर्म क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बात पे कंसेंसस नहीं है, सहमति नहीं है कि हाँ ये एक रिफॉर्म में होना चाहिए। हर कोई देश जो है उसका अपना एक ओपिनियन है कि हाँ रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए, और वो ओपिनियन आपस में क्लैश होता है, इसलिए रिफॉर्म नहीं हो पाता है। उसके अलावा कॉफ़ी क्लब है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और 40 ऑड मेंबर्स, मिडिल साइज्ड स्टेट्स अपोज बिगर रीजनल पावर्स ग्रैबिंग परमानेंट स्टेट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इन होल्डिंग बैक रिफॉर्म्स, तो जो कॉफ़ी क्लब है ये नहीं चाह रहा है कि रिफॉर्म्स हों।
और चाइनीज़ ऑपोजिशन है, जैसा हम सब जानते हैं। जब भी इंडिया कोई रेजोल्यूशन जारी करता है तो हमेशा चाइनीज़ अपोज करता है। और एक और आप इंफॉर्मेशन जान लीजिए आपके प्रीलिम्स के लिए कि भाई G4 क्या होता है। G4 क्या है? 4 देशों का समूह है, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया और जापान हो गया। ये जो ग्रुप है सपोर्ट करता है कि हाँ रिफॉर्म हो, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि हाँ हम चारों को परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए। ईच ऑफ दीज 4 कंट्रीज हैव फिगर्ड अमंग द इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सिंस UN एस्टैब्लिशमेंट। तो ये चारों कंट्रीज जो हैं ये कभी ना कभी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं और अब ये चारों कहते हैं कि हम परमानेंट मेंबर्स बना दिए जाने चाहिए। ये चीज़ है आपकी UNSC से रिलेटेड। तो अब एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वुमेन्स कोटा रिटोरिक एंड रियलिटी। तो जो अभी आपका वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है, बिल भी नहीं बल्कि एक्ट बोलिए 2023, ये आर्टिकल उसके बारे में है जो कि बताता है क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ आते हैं, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। तो एक बार हम इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये आपके दोनों प्रीलिम्स और आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी कहाँ, ये पहली बात तो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट आता है, वुमेन एम्पावरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन में आता है ये वाला टॉपिक। आपका ये आता है GS2 में, आपका ये पॉलिटी में आता है GS2 में, ठीक है। आपका ये पॉलिटी के सोशल जस्टिस में ये वाला टॉपिक आता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स में आता है। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि ये वाला जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सेंसस चाहिए होगा और डिलिमिटेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है ये आप अपने आंसर में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मैक्सिमम 550 सीट्स इन लोकसभा जिसमें से ओनली 82 दैट इज़ 15% आर रिप्रेजेंटेड बाय वुमेन, ठीक है। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 31 मेंबर्स वुमेन हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 141 आउट ऑफ 185 है। तो ये वाला आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी अपने आप वुमेन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखें तो इस वाली चीज़ को आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली इस वाले आर्टिकल में बोला क्या है। तो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो सेंसस चाहिए होगा और इसके अलावा डिलिमिटेशन चाहिए होगा, ठीक है। जब हमारे पास इन दोनों चीज़ों का डेटा होगा तब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और तब हम इनकी सीट्स निर्धारित कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिलिमिटेशन के बारे में बात करिए कि डिलिमिटेशन होता क्या है। डिलिमिटेशन आपका एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री क्या है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीट्स होंगी, कितने रिजर्व सीट्स होंगी, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं ये डिलिमिटेशन के थ्रू होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को डिलिमिटेशन कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि डिलिमिटेशन जो है इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के बेसिस पे चलती हैं। पॉपुलेशन जो है डायनेमिक चीज़ होती है, तो अक्सर डिलिमिटेशन करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग जगहों पे आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशंस घटते बढ़ते रहते हैं, पॉपुलेशन चेंज होती है, तो इसी हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स और रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होती है। तो इसलिए डिलिमिटेशन इलेक्शंस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरी चीज़ आती है, इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं डिलिमिटेशन के। अब हम देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहली बात तो ये पॉपुलेशन
को इंसेंटिव देता है। हम जानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 80-81 सीट्स हैं। और बाकी जैसे स्टेट्स हो गए, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उनकी बहुत कम सीट्स हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, तो यहाँ पे और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। तो डिलिमिटेशन हमेशा पॉपुलेशन के हिसाब से देखता है। जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उस स्टेट के उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव भी उतने ज़्यादा होंगे, और उस स्टेट की उतनी ही पावर होगी, वोटिंग पावर होगी आपके हाउसेज में। तो ये एक इशू आता है, आपका पॉपुलेशन को बढ़ावा देता है हमेशा डिलिमिटेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतने ज़्यादा मेंबर्स, उतने ज़्यादा वोटिंग पावर उस स्टेट की। दूसरा इशू आता है आपका ये पॉलिटिकल पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मान लीजिए आगे आने वाले समय में अगर डिलिमिटेशन होता है, तो जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उन्होंने पहले के समय में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, लेकिन आज के समय में उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। उन्होंने अपने हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स और अपने डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में सुधार करके अपनी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम कर ली है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार जो स्टेट हैं, इनकी पॉपुलेशन अभी भी वन ऑफ द मैक्सिमम पॉपुलस स्टेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी उत्तर प्रदेश को, बिहार को और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिलेगी। डिलिमिटेशन के बाद ज़्यादा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जबकि जिन स्टेट्स ने एक्चुअल में डेवलपमेंटल मेजर्स लिए हैं पॉपुलेशन कम करने के, जिन्होंने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कम करने का, कहीं ना कहीं उनको पावर कम दी जाएगी। तो ये एक दूसरा इशू होता है डिलिमिटेशन का। तीसरा इशू आपका नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बढ़ने लगता है कि जैसे वही अभी नॉर्थ साउथ की अभी हमने बात करी, वो इशू आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब इस वाले आर्टिकल में यही चीज़ों की बात करी है। इसी से रिलेटेड जो आर्टिकल 81 है, स्टेट्स एट द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर स्टेट शुड हैव अ को रिलेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 170 की बात करी है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो टेक पॉपुलेशन एज अ बेसिस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे बताया डिलिमिटेशन इज अ कंटेंशियस इशूज, इंसेंटिव फॉर पॉपुलेशन, ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है एक्सपेंशन विद स्कैंटी रिगार्ड टू डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग। वही जो नॉर्थ साउथ की हमने बात करी कि साउथ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के लिए इनिशिएटिव लिए, बट उसको रिगार्ड नहीं किया जाएगा डिलिमिटेशन में। और ये इशू आगे आ सकता है, क्योंकि ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 1976 में क्या हुआ था, हमने डिलिमिटेशन वाली एक्सरसाइज को हॉल्ट कर दिया था, ठीक है, और ये जारी किया था कि भाई अगली डिलिमिटेशन 2026 में ही होगी, ताकि ये जो इशू है नॉर्थ साउथ वाला कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इन्होंने अच्छा डेवलपमेंटल वर्क किया है लेकिन इनको कम सीट्स मिल रही हैं, ये आगे चल के और पॉलिटिकल इशू ना बने, इसलिए ये हॉल्ट कर दिया गया था, ठीक है। साउथ हैज़ परफॉर्म्ड वेल इन सेक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी कंपेयर टू नॉर्थ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसर्न्स अबाउट दिस प्रपोज डिलिमिटेशन, ठीक है। तो अगर ये सिनेरियो है तो दो चीज़ें हो सकती हैं आगे के फ्यूचर में, या तो आगे भी हो सकता है डिलिमिटेशन ना हो, और अगर हो तो हो सकता है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। और अब इसके बारे में बात करी है कि अब अगर ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, अगर डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है उसमें अगर ऐसे इश्यूज आते हैं और अगर ये डिले होता है, तो कहीं ना कहीं इस डिले का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका पड़ेगा वुमेन रिजर्वेशन बिल पे। अगर डिलिमिटेशन सही से नहीं होता है तो इन इश्यूज़ की वजह से तो कहीं ना कहीं आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इम्प्लीमेंट होने में इश्यूज़ आएंगे। और यहाँ पे ऑथर ने एक और बात करी है कि डिलिमिटेशन जो होता है हम रिजर्वेशन के लिए करना चाह रहे हैं, वुमेन के लिए, ठीक है, लेकिन जब हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट किया था, किसके लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए थे, आपके विलेज पंचायत्स और आपके म्यूनिसिपैलिटी।
इसमें हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी थी वुमेन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। तो जब यहाँ पे नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे एक्चुअल में नेसेसरी है डिलिमिटेशन की नहीं। तो ये था आज का बेसिकली आर्टिकल, जो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एनालिटिकल आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल आप जहाँ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको एनालिसिस करना हो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट का। यहाँ पे आपके ये वाला बहुत काम आ सकता है। तो उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया है। 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या पहले आ चुके हैं। सबसे पहला है, आप इसको पॉज करिए वीडियो को, आप एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखें। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इन सब के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है, आप इसको पॉज करिए, आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कोशिश करिए कि आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। फिर से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए एंड इसका आंसर दीजिए। और ये आता है आपका एक और क्वेश्चन 4 है, ये आपका मेंस का है। ये आपका आई गेस 2019 में आ चुका है, आपका GS 3 का आपका इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड द NIA एक्ट। एनालाइज changes in this context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights group। यह है आपका 250 वर्ड्स का। आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया है UAPA के बारे में। तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करिए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगले एडिटोरियल के बारे में देखते हैं। टिल देन, थैंक यू।